दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए मानव भूगोल के मूल सिद्धांत बिहार बोर्ड क्लास 12 का एमसीक्यू लेकर आए हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत बुक के सारे चैप्टर का एमसीक्यू एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपका भी बोर्ड एग्जाम है तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बुक का पहला यूनिट है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसमें पहला क्वेश्चन है कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें 4 ऑप्शन रहेगा। हम चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अगर चारों ऑप्शन को हम बार बार पढ़ेंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हम सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। आपको क्या करना है, थोड़ा सा वीडियो प्ले करके बारीकी से इसको सुनना है। और अच्छे से आप सुन लेते हैं तो आपको यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। डी में क्या दिया हुआ है, चिकित्सा भूगोल। तो चिकित्सा भूगोल क्या है, सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो मानव भूगोल का जनक कहा जाता है रेटजेल को। रेटजेल को क्या बोला जाता है, मानव भूगोल का जनक। चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा, एक स्टेटमेंट दे दिया है और ये स्टेटमेंट किसने कहा ये आपसे पूछा जा रहा है। एक बार क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह बात किसने कहा, यह कथन किसका है, तो ये कथन है कुमारी सैंपल का। किसका है, कुमारी सैंपल का। हम नीचे आंसर भी दे दिए हैं और टिक भी साथ साथ लगाते जा रहे हैं। आप जैसे मन हो वैसे कर सकते हैं, सीधा आप आंसर भी देख सकते हैं। चलिए आप चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से इसमें से विद्वान है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो आप देखिए सी ऑप्शन में बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल जो है ये क्या है, मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो इसमें हो जाएगा दो, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक। इस दोनों को, यानी कि ऑप्शन सी जो हमारा है ये सही हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक, अब अगला देखते हैं। छठा क्वेश्चन है नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है ये पूछा जा रहा है। तो नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है, ये टेलर साहब है नव निश्चयवाद से संबंधित। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। अब पूछा जा रहा है भौगोलिक सूचना का स्रोत कौन सा नहीं है, तो यात्रियों के विवरण तो है, प्राचीन मानचित्र भी है, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने भी है, लेकिन प्राचीन महाकाव्य जो है ये बोला जा रहा है कि नहीं है पूछा जा रहा है। अब देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। देखिए जब जब नहीं वाला क्वेश्चन आएगा उसको आप 2 बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है, तो नहीं करता है तो समाकलनात्मक अनुशासन जो है यही नहीं करता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, तो अब देखते हैं। तो ये हो जाएगा, इसमें तकनीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तकनीक हो जाएगा। तकनीक जो है यही तकनीक हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा मूल आवश्यकता क्या नहीं है, तो मूल आवश्यकता आपका कहाँ गया क्वेश्चन, 1 मिनट रुक जाइए। तो इसमें परिवहन नहीं है। देखो कृषि तो जरूरी है, गृह निर्माण जरूरी है, वस्त्र जरूरी है, लेकिन परिवहन नहीं भी रहेगा तो आदमी पैदल भी चल लेगा। लेकिन हमको कृषि खेतीबाड़ी चाहिए, गृह निर्माण चाहिए, वस्त्र उद्योग चाहिए। तो कह रहा है मूल आवश्यकता, क्वेश्चन क्या पूछा है, मूल आवश्यकता। तो मूल आवश्यकता में परिवहन नहीं है। ठीक,
तो इस तरह से आपका पहला यूनिट खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा यूनिट। दूसरा यूनिट क्या है? विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व। अब दूसरे यूनिट से हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? तो पुरुष प्रवास मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाना। एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते हैं तो क्यों जाते हैं, उसका क्या कारण है? तो भारत में क्या कारण है ये पूछा जा रहा है। तो भारत में प्रमुख कारण है काम और रोजगार। यहाँ के लोग जो गांव छोड़ के बाहर जाते हैं ज्यादातर रोजगार के लिए जाते हैं, जगह बदलते हैं। तो पुरुष प्रवास का क्या कारण है? काम और रोजगार। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? आपको बहुत सारा जगह का नाम दिया हुआ है और पूछा जा रहा है इसमें से सघन जनसंख्या वाला, जहाँ पे बहुत ज्यादा जनसंख्या है, सघन आबादी है, ऐसा कौन सा जगह है? तो ये आपका ए ऑप्शन दक्षिण पूर्वी एशिया जो है क्या है? सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अब जनसंख्या वृद्धि की दर सर्वाधिक कहाँ है? जनसंख्या वृद्धि की दर सर्वाधिक कहाँ है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि की दर पूछा जा रहा है। एक होता है जनसंख्या कहाँ सबसे ज्यादा है, जनसंख्या वृद्धि की दर पूछता है। तो दर क्या है? अफ्रीका में, यानी कि बहुत तेजी से यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है अफ्रीका में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? उच्च जनसंख्या वृद्धि वाला दर पूछा जाएगा तो यमन। कौन सा? यमन। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो स्थलाकृति। स्थलाकृति मतलब जमीन का जो बनावट कैसा है उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो स्थल का आकार कैसा है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, तो उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि आपको भी पता होगा दोस्तों कि मैदानी इलाके में क्या होता है? सबसे ज्यादा जनसंख्या होता है, और पहाड़ी इलाके में क्या होता है? जनसंख्या कम होता है, विरल जनसंख्या पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? पूरे विश्व में जनसंख्या जो है कौन से साल जो है 6 अरब हो गई थी, ये पूछा जा रहा है। तो ये 1999 याद रखना, 1999 याद रखना। तो विश्व की जनसंख्या 6 अरब कब हो गई थी? 6 अरब हो गई थी 1999 में। ठीक, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? देखो दुनिया में कुछ ऐसा भी एक देश है जहाँ पे जनसंख्या बढ़ने के बजाय क्या हो रहा है, वहां पे घट रहा है। तो वो कौन सा देश है पूछा जा रहा है। तो वो है लाटविया। क्या है? लाटविया। लाटविया यानी कि सी ऑप्शन याद रखना। थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन था क्योंकि वहां पे घट रहा है। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या पूछा जाएगा तो अभी तो अपना भारत का है, पहले था चीन का, अभी फिलहाल भारत का हो गया। लेकिन इस ऑप्शन में से पूछा जा रहा है, ये जो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है इसमें से पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या क्या है? सबसे अधिक है। जानकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? जानकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोएस्टीन याद रखना। ठीक है, क्या नाम याद रखोगे इसमें? नोएस्टीन याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसका कारक क्या नहीं है? इसमें से आवास नहीं है। आवास किसी हिसाब से नहीं। जनसंख्या परिवर्तन कब होगा? जनसंख्या या तो बढ़ेगा या घटेगा, तभी होगा ना। तो प्रवास के कारण क्या होता है, एक जगह का जनसंख्या बढ़ जाता है, दूसरी जगह का घट जाता है। जन्म लेगा तो बढ़ जाएगा, मृत्यु होगा तो घट जाएगा, यानी कि परिवर्तन तो होगा। लेकिन आवास मतलब होता है रहना, कहीं पे रहना, उससे क्या हो जाएगा? उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक क्या उत्तरदायी है? प्रवास के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? जन स्थानांतरण, इसका मतलब समझ जाइए कि जन स्थान मतलब लोगों को जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने का अपकर्ष कारक कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो रहन सहन की निम्न दशाएं क्या है? अपकर्ष कारक नहीं है। अब मान लो जहाँ पे रहन सहन की निम्न दशा है वहां पे लोग क्यों आकर्षित उससे होगा, क्यों जाना चाहेगा? तो इसलिए ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। अगला है, सऊदी अरब में किस दिशा में क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? कह रहा है सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में
घनी आबादी प्राचीन काल से है। तो ऑप्शन इसमें उत्तर हो जाएगा पश्चिमी, यानी कि पश्चिमी भाग में क्या है, प्राचीन काल से यानी पुराने काल से ही क्या हमारे पास जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? तो ये था ऑप्शन आपका 1970 के आसपास, 1970 के आसपास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? तो जनसांख्यिकी संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। ये एक कोई फैक्ट नहीं है, तथ्य नहीं है, बाकी क्या है, सब तथ्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, पूछ रहा है। तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो दक्षिणी पूर्वी एशिया नहीं है, ये तो बहुत सघन जनसंख्या वाला है, विरल कैसे हो जाएगा? विरल क्या है? तो विरल है ध्रुवीय प्रदेश जहाँ पे बर्फ जमा हुआ है, भूमध्यसागरीय प्रदेश, आटाकामा, इस सब जगह पे क्या है, विरल जनसंख्या है, बहुत कम जनसंख्या है। लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया में तो सघन जनसंख्या। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग एक क्वेश्चन में ये चीज किए थे, तो याद रखिएगा यही नहीं है, ठीक। इस तरह से 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, दोनों चैप्टर का एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट था हो गया है। अब चलते हैं तीसरा चैप्टर पे। तीसरा चैप्टर है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? तो जनसंख्या संगठन का अंग कौन सा नहीं है? तो जनसंख्या का घनत्व नहीं है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो वो उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, तो आगे है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों की प्रतिशत सबसे अधिक है? देखो 15 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा साक्षर है, मतलब पढ़े लिखे हैं। ये कहाँ पे जगह है? तो पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो सम्मिलित किसको नहीं किया जाता है? तो भंडारण को नहीं किया जाता है, उत्पवन को किया जाता है, मत्स्य पालन को किया जाता है, आखेटन को किया जाता है, लेकिन भंडारण को नहीं किया जाता है प्राथमिक क्रिया में शामिल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया? देखो एक समय ऐसा था जो संयुक्त अरब अमीरात में लिंग अनुपात बहुत ज्यादा था, उसको निम्न करने वाले कौन है वो पूछा जा रहा है। तो पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, पुरुष कार्य, ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, ठीक। पुरुष पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। इस तरह से ये चैप्टर भी हो गया। अब अगला देखते हैं, चौथा चैप्टर जो है मानव विकास। मानव विकास में देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो ये उच्चतम कोटि पूछा जाएगा, तो नॉर्वे की उच्चतम कोटि है, ठीक। अगला देखते हैं, डॉक्टर महबूबुल हक मूल निवासी थे। डॉक्टर महबूबुल हक कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये पाकिस्तान के थे। इसको कैसे भूल जाओगे, इसको याद रखना, ठीक, बहुत आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? मानव विकास का स्तंभ क्या है? इसमें से तीनों है ऊपर का, समता भी है, सतत पोषणीयता भी है, उत्पादकता भी है, इसलिए उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन मध्यकालीन नगर है? मतलब मध्यकाल का नगर इसमें से कौन सा है? तो मध्यकाल का नगर अपना आगरा है, आगरा में जो ताजमहल है वही आगरा, ठीक। अगला देखते हैं, मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? तो भारत की कोटि थी उस समय 127, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है? तो यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील है? तो विकासशील देश कौन सा है? जापान, फ्रांस, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, यही चारों में पूछा जा रहा है। तो इस चारों में नाइजीरिया क्या है? विकासशील देश है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है? मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र कौन सा है? स्वास्थ्य भी है, संसाधन भी है, शिक्षा भी है, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? तो मानव विकास का स्तंभ कौन सा नहीं है? तो इसमें से जनसंख्या हो जाएगा, जनसंख्या नहीं है। 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर एसडीआई 0.8 से ज्यादा है? तो ये देखोगे तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 57।
निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो उच्च मानव विकास वाला देश इसमें मिस्र नहीं है। कौन सा नहीं है? तो मिस्र नहीं है। अगला देखते हैं 5वां चैप्टर, यानी कि अगला चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं। अब प्राथमिक क्रियाएं देखते हैं, इससे दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा बारीकी से देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है? खाद्य फसल जिसको हम लोग खा सकते हैं, जैसे कि गन्ना, मक्का, चुकंदर, कॉफी। तो इसमें से खाद्य फसल कौन सा है? तो खाद्य फसल इसमें देखो ऑप्शन में इसमें ए बी सी डी होना चाहिए, लेकिन ये सी दे दिया गया है एक अलग जगह पे। तो ये मक्का होगा। मक्का क्या है? खाद्य फसल है। तो हम लोग यहाँ पे सी लगाए, सी। ये क्रमबद्ध थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया, आप याद रखिए मक्का। ठीक। कॉफी क्या है? पेय है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? भू उपयोग संवर्ग कौन सा नहीं है? तो भू सीमांत भूमि जो है भू उपयोग संवर्ग नहीं, इसको उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे रसदार फल जो है ये आपको भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। यहाँ पे अंगूर की खेती बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पे इससे मदिरा भी बनाया जाता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल कौन सी नहीं है? तो रोपण फसल जो है गेहूं नहीं है। कॉफी रोपण में आ जाएगा, गन्ना आ जाएगा, रबर आ जाएगा, लेकिन गेहूं क्या है? गेहूं को रोपा नहीं जाता है। ठीक। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। सहकारी कृषि बोला जा रहा है कि अधिक सफल रही है, उसका क्या कारण है? तो उसका कहाँ पे हुआ है अधिक सफल? तो ये पूछा जा रहा है रूस में, डेनमार्क में, नीदरलैंड में, भारत में। तो ये डेनमार्क में क्या है? सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में से किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? देखो यूरोपवासी द्वारा जो अपना उपनिवेश बनाया गया था उसके द्वारा किस प्रकार की खेती को विकसित किया गया था? तो वो किया गया था रोपण कृषि को। रोपण कृषि को पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, किसने विकसित किया? तो यूरोपवासी ने। ठीक। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो एकल कृषि कौन सी नहीं है? तो ये हो जाएगा मिश्रित कृषि, इसका नाम ही, यानी कि बहुत सारे फसल मिक्स होता है। तो ये एकल में नहीं आ जाएगा। डेयरी एकल में आ जाएगा, दूध से उत्पादन संबंधित हो गया। रोपण कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि, लेकिन मिश्रित कृषि क्या हो जाएगा? एकल कृषि में नहीं आता है। अगला देखते हैं निम्न प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो नहीं की जाती है तो ये अमेजोन बेसिन में। अमेजोन बेसिन में क्या करते हैं? वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। निम्न में से कौन से देशों में गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? तो ये सबसे ज्यादा किया गया था मेक्सिको तथा फिलीपींस में। हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप भी कर सकते हैं। ठीक। अगला देखते हैं शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो गन्ना नहीं बोया जाता है। ठीक। उसके बाद निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है? कृषि आधारित उत्पादन कौन सा नहीं है? तो नमक नहीं है। नमक तो जानते हो समुद्र के पानी से, खारा पानी से तैयार किया जाता है। ब्राजील में के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? तो वो उसको बोला जाता है फेजेंडा। फेजेंडा क्या बोला जाता है? फेजेंडा। तो इसको भी VVI में लगा सकते हो। निम्न में से कौन कौन सी रोपण फसल नहीं है? रबर, चाय, गन्ना, चावल। तो चावल क्या है? रोपण फसल में नहीं आएगा। चावल क्या है? रोपण। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन याद रखना चावल रोपण में नहीं आता है। रबर, चाय, गन्ना किस में आ जाएगा? रोपण में आ जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो इसको भी आप VVI में लगा सकते हो। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान जो है ये होना चाहिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। आज विश्व में लगभग कितने लोगों भरण पोषण चलवासी पशुचरण पर निर्भर है? चलवासी पशुचरण पर निर्भर 2 करोड़ लोगों की। चलवासी पशुचरण में क्या है? भरण पोषण कितने लोगों पर निर्भर है? 2 करोड़। चावल धान की खेती संबंधित है। चावल धान की खेती किससे संबंधित है? तो गहन निर्वाह कृषि से। गहन निर्वाह कृषि से संबंधित है। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश, एक होता है आयात करने वाला, एक होता है निर्यात करने वाला। निर्यातक मतलब हो गया ये दूसरे देश को क्या करता है? बेचता है। तो ये है मलेशिया। जैसे आयात मतलब हम लोग जो है दूसरे देश से खरीदेंगे तो उसको बोलेंगे आयात। अगर हम दूसरे देश को बेचेंगे यानी कि निर्यात। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। ठीक।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं। तो कृषि के अंतर्गत इसमें से हम किसको लेते हैं, फलोत्पादन को भी लेते हैं, पशुपालन को भी लेते हैं, मत्स्य पालन को भी लेते हैं। इनमें से सभी आ जाएगा, कृषि के अंदर ही आ जाएगा, यानी प्राथमिक क्रिया में ही आता है। कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है। कृषि के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त क्या है, मैदान है। मैदानी इलाका में खेती बहुत ज्यादा अच्छा होता है। कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है। तो ये आप लगा लीजिए वर्षा। अगर भारत में वर्षा नहीं होगा तो खेती अच्छे तरीके से नहीं होगा। किस फसल की खेती में बुआई के समय का तापमान चाहिए। बुआई के समय में क्या कहता है, एक मिनट रुक जाइए। तो किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए, मतलब बुआई करते उसमें कम तापमान किस में चाहिए, तो गेहूं जब भी होता है तो वहां पे तापमान बुआई के समय में कम होता है, लेकिन जब ये पकने लगता है उस समय बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए, ये 2 बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो गेहूं लगाइए इसमें। अगला क्वेश्चन है किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है। तो ये तो आसानी से बताया जा सकता है, ये चाय की खेती, सीढ़ी नुमा खेती किया जाता है, जैसे कि अपना दार्जिलिंग हो गया, असम हो गया, जहाँ पे चाय की खेती बहुत अच्छी होती है। अब अगला देखते हैं चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा जा रहा है तो भारत है। यहाँ से ही चाय की खेती जो है, जब अंग्रेज हम लोग पे राज कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर, तो बोस्टन टी पार्टी की घटना याद करोगे तो उससे पता चलेगा कि पुराने समय से चाय के लिए भारत बहुत फेमस रहा है। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यानी कि हम लोग के देश में ही सबसे ज्यादा चाय का उत्पादक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं द्वितीय क्रिया। अगला चैप्टर क्या है, द्वितीय क्रियाएं। द्वितीय क्रियाएं में पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। तो ये हमेशा याद रखना, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग क्या है, दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। तो ये है पूंजी। पूंजी क्या है, अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है। तो इनमें से कौन सा मेल जोड़ खाता है, तो लौह इस्पात उद्योग कहाँ है, तो पीटर्सबर्ग में है। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। तो द्वितीय सेक्टर का कौन सा नहीं है, मछली पकड़ना। मछली पकड़ना क्या है, द्वितीय सेक्टर का नहीं है। मछली पकड़ना, मत्स्य पालन किस में आ जाता है, प्राथमिक में आ जाता है। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। तो चॉकलेट में उपयोग होने वाला पदार्थ का नाम क्या है, कोको। कोको क्या होता है, चॉकलेट में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप है। द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप क्या है, टोकरी बनाना। टोकरी बनाना क्या है, द्वितीय सेक्टर का टोकरी बनाना। टोकरी बनाना के द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप में आ जाएगा। देखो सिंपल सा चीज ये समझो, अगर किसान जो चीज खेती कर रहा है तो वो प्राथमिक क्रिया में आएगा, लेकिन उससे अगर उसको प्रोसेस्ड करके कुछ दूसरा प्रोडक्ट बनाया जाएगा, जैसे टोमेटो से केचप बनाया जाता है, जैसे हम लोग मकई करते हैं उससे पॉपकॉर्न बनाया जाता है, पैकेट में जैसे ही पैक हो गया तो द्वितीय क्रियाकलाप में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मेल खाता है। तो इसमें सही मेल खाने वाला जोड़ा है पेट्रो रसायन उद्योग कहाँ है, तो मुंबई में है। पेट्रो रसायन उद्योग कहाँ है, मुंबई में है। अब अगला क्वेश्चन है तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप। तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप, तो इसमें पहला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है। तो तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप में क्या आ जाएगा, व्यापार आ जाता है, व्यापार। उसके बाद चौथा, अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है। अब देखो दक्षिणी अमेरिका का कुछ देश दिया हुआ है, इसमें से ओपेक का सदस्य कौन सा है, तो ओपेक का वेनेजुएला क्या है, तो सदस्य है। ओपेक का सदस्य कौन है, वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। तो उच्च स्तरीय अन्वेषण को सम्मिलित किया जाता है किसमें, पंचम क्रियाकलाप में। जो भी रिसर्च का काम है, जो अच्छे लेवल का रिसर्च किया जाता है, वो किस में शामिल किया जाता है, आपको पंचम क्रियाकलाप में। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है, शिक्षण। जो आप अभी कर रहे हैं ये शिक्षण क्या है, तृतीय क्रियाकलाप में आ जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है। इसमें से सत्य कौन सा नहीं है, तो सत्य वाला नहीं है ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सत्य नहीं है। चलिए अगला देखते हैं।
अगला चैप्टर है परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो व्यक्तिगत किस में हो जाएगा? तो व्यक्तिगत हो जाएगा पूंजीवादी में। पूंजीवादी में व्यक्तिगत होता है। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महासागर जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है डार्विन को मेलबर्न से। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जो है किसको जोड़ता है? डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किसको किससे जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है कैरेबियन सागर को मेक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। कैरेबियन सागर को मेक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है बिग इंच संबंधित है। बिग इंच किससे संबंधित है? तो पाइपलाइन से। पाइपलाइन से संबंधित है बिग इंच। अगला है महामार्ग का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो महामार्ग का निर्माण सबसे पहले जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है वृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है। वृहद ट्रंक मार्ग जो है कहाँ से होकर जाता है? तो उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर जाता है। उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर जाता है। चैनल टनल जोड़ता है। चैनल टनल किसको जोड़ता है? तो चैनल टनल पेरिस को लंदन से जोड़ता है। पेरिस को लंदन से जोड़ता है। उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। उत्तर अटलांटिक मार्ग किसको जोड़ता है? उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। राइन जल मार्ग जोड़ती है। राइन जल मार्ग किसको जोड़ती है? जर्मनी को नीदरलैंड से जोड़ती है। जर्मनी को नीदरलैंड से जोड़ती है। स्वेज नहर जोड़ती है। देखो इस चैप्टर का सारा एमसीक्यू याद कर लेना, इससे यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी इससे क्वेश्चन आता है। स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। भूमध्य सागर को लाल सागर से। पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नगर को किससे जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है पनामा नगर को जोड़ती है कोलोन से। विश्व का सबसे लंबा झील मार्ग कौन है? विश्व का सबसे लंबा झील मार्ग है ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है? तो सबसे इंटरनेट का अधिक उपयोग अमेरिका, लेकिन हमको लग रहा है अब बहुत जल्द अपना देश भारत का नाम इसमें जुड़ गया होगा या जुड़ जाएगा, जिस हिसाब से यहाँ पे इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है। इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है? तो इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है? तो किसी देश का स्वामित्व इस पे नहीं है। कोई एक देश का स्वामित्व थोड़ी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किन दो देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनाने पर विचार हो रहा है? देखो दो देश ऐसा है जिसके बीच में सोचा जा रहा है कि गैस पाइपलाइन बिछा दिया जाए। ये कौन सा देश है? तो ईरान और भारत। ईरान और भारत के बीच में सोचा जा रहा है क्या? गैस पाइपलाइन बिछा दिया जाए, ईरान और भारत। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चैप्टर। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पहला क्वेश्चन दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। दो देशों के बीच जो व्यापार होता है उस व्यापार को क्या कहा जाता है? तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। जैसे एक देश दूसरे से व्यापार कराएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? सर्वाधिक प्रवाह होने वाला जो है क्या है? यूरोप है। कहता है जैसे कि कितना महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। तो पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? यानी कि यूरोप से क्या है? सबसे ज्यादा व्यापार का प्रवाह होता है। उसका दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? ओपेक का सदस्य इसमें से कौन सा है? तो ओपेक का सदस्य वेनेजुएला है। वो जी वेनेजुएला है। ठीक, ये क्वेश्चन एक बार और आया था। जाम्बिया अपनी विदेशी मुद्रा का 95% किस क्रियाकलाप से अर्जित करता है? जाम्बिया जो है अपनी विदेशी मुद्रा का 95% किस क्रियाकलाप से अर्जित करता है? तो तांबे का निर्यात करके। तांबे का निर्यात करके, तांबा बेच करके करता है। अब है बाहरी देश को कोई सामान मंगवाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बाहरी देश से, देखो अभी बताए थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अगर हम किसी देश को बेचेंगे सामान तो उस एक्सपोर्ट हुआ, किसी देश से मंगाएंगे तो हो गया इंपोर्ट, इंपोर्ट करना। तो हम पूछते हैं कि बाहरी देश से सामान मंगवाएंगे तो इंपोर्ट हुए, यानी कि उसको हम लोग बोलेंगे आयात, यानी कि वहां से मंगाए तो आयात, भेजते तो निर्यात। अब अगला क्वेश्चन चैप्टर है मानव बस्ती। मानव बस्ती में देखते हैं कहता है विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? तो विश्व के ज्यादातर समुद्री पतन कैसा है? तो ये है विस्तृत पतन। विस्तृत पतन है मतलब बड़ा बड़ा पतन है। किस झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में
आएगा। कहता किसी झील के चारों ओर बसा हुआ प्रतिरूप जो है कौन सा आकार, ऊपर से देखा जाए तो कैसा आकार बनेगा, तो ये सर्किल का आकार बनेगा, यानी कि वृत्ताकार बनेगा। सड़क किनारे बसा हुआ अगर आ जाएगा तो रेखीय हो जाएगा। इनमें कौन औद्योगिक नगर है, तो औद्योगिक नगर कौन सा है, तो ऑप्शन हो जाएगा पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग क्या है, औद्योगिक नगर है। फिर पूछा जा रहा है इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। ग्रामीण बस्ती का प्रकार कौन सा है इसमें से, तो गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत। तो ग्रामीण बस्ती का प्रकार क्या है, उपयुक्त में से सभी, यानी कि उपयुक्त में से सभी क्या है, ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। चाहे वो गुच्छित हो सकता है, चाहे अर्धगुच्छित हो सकता है, या पल्लीकृत हो सकता है। अधिवास की लघुत्तम इकाई है, अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है, पल्ली। मतलब जो लोग रहते हैं घर बना के, तो सबसे कहता लघुत्तम इकाई मतलब छोटा इकाई कौन सा है, तो पल्ली। किस बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जा सकता है। अच्छा, किसी बस्ती का आबादी कितना हो जाएगा तो अमेरिका में उसको एक शहर नाम दिया जाए कि ये अब शहर बन गया। तो ऑप्शन है ए 2500। अगर किसी बस्ती में 2500 की आबादी हो जाएगा तो उसको एक शहर मान लिया जाता है, कहाँ पे, अमेरिका में। 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी, तो 2006 में विश्व की कितने प्रतिशत आबादी नगरीय थी, तो 50% आबादी क्या थी, नगरीय थी। 2006 में प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका में कितने नगरों की आबादी 10 लाख तक हो गई थी, तो ये ऑप्शन डी मारिए 43। ग्रामीण अधिवासियों के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं, किस चीज में संलग्न रहते हैं, तो प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। अगला है रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाले आदिम जाति इनमें से कौन है, तो इनमें से टुंड्रा भाग में रहने वाले आदिम जाति जो है वो है याकूत, याद रखना याकूत। कलाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो बुशमैन। बुशमैन कहाँ निवास करती है, कलाहारी मरुस्थल में। निम्नलिखित में से कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित हुई है, तो ये हो गई है बी रेखीय। देखो शहर में सड़क किनारे बनेगा तो रेखीय हो जाएगा, या नदी किनारे बनेगा तब भी, या नहर किनारे बसेगा आबादी तो रेखीय कहलाएगा। लेकिन किसी झील के किनारे किनारे चारों ओर बस जाएगा तो वह वृत्ताकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है, तो इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा, क्या है, अदीस अबाबा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है, सांस्कृतिक नगर कौन सा है, तो जेरूसलम जो है क्या है, सांस्कृतिक नगर है। निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है, तो आंतरिक समुद्री पतन कौन सा नहीं है, तो ये आपका हो गया आंतरिक समुद्री पतन मेम्फिस नहीं है, मेम्फिस नहीं है। अब अगला देखते हैं जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, तो जहाँ जल की अभाव होता है वहां पे गुच्छित बस्तियां पाया जाता है, यानी कि एक ही जगह पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। रेडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो रेडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है टुंड्रा प्रदेश में रेडियर पाया जाता है। मसाई क्या है, अब पूछ रहा है मसाई क्या है, तो मसाई आपको एक जनजाति है, कहाँ क्या है मसाई, तो मसाई एक जनजाति है। तो इस तरह से दोस्तों आपको हमने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत बुक का सारा एमसीक्यू चैप्टर वाइज करवा दिया। दोस्तों हम कोशिश किए इस वीडियो में कि आपको जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को करवाने के लिए थोड़ा फास्ट बोले हैं, तो आपको अगर गलती से भी कोई क्वेश्चन अगर गलत हो गया हो तो आप माइंड मत कीजिएगा, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आगे से हम कोशिश करेंगे कि उसको हम सुधार करें, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज का इस वीडियो पसंद आया हो। अब आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए अब अगला बुक का क्वेश्चन बहुत जल्द लाने वाले हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।